मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम में आज लोक प्रशासन विषय का जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है सेकेंड ईयर का पेपर 1 का लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। वो हम पढ़ेंगे आज। तो आप ये जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारा राज्य भारत है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोकतांत्रिक तो है ही, लोक कल्याणकारी का मतलब कि जो राज्य है वो ही आम जनता की न्यूनतम जो व्यक्ति है, जो मतलब न्यूनतम स्तर को स्थापित करके और हर व्यक्ति को उत्थान का जो कार्य करे, उनको उनका अधिकार दे पूरा और उनके चुनाव आदि हो, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें कि जनता ये समझे कि हमारा कल्याण हो रहा है, उसकी सेवाएं दे वो लोक कल्याणकारी राज्य है। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले कि उसका उदय का क्या कारण है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसके उदय का पहला कारण ये है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 250 साल पहले। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे उद्योग कारखाने लगे और उद्योग कारखाने में जब जनता की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट, कारखाने में काम होने के कारण लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो ऐसे कई काम हो गए कि औद्योगिक क्रांति हुई। उसके कारण सारी जनता जो है उस जो शहर आई, उनके रहने का तरीका, उनके लेबर का कोई मिनिमम है, उनका कोई तनख्वाह का कोई सिस्टम, इसको करते करते जो राज्य हैं उनको इतने बड़े समूह के लिए कुछ न कुछ कल्याण का कार्य करना पड़ा। तो पहला तो ये उसका कारण है। दूसरा, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पहले आपको मालूम है राजाओं का शासन था, तानाशाहों का शासन था, सैनिक शासन था, जनता की कोई सुनी नहीं जाती थी। राजा का लड़का बनता था, या वजीर एक दूसरे राजा को मार के वजीर बन जाता, सेनापति उसको मार के बन जाता, तो जनता का कहीं हाथ नहीं था। जो लोग बनते थे वो अपने पावर में, मद में चूर रहते थे और उसी हिसाब से वो तानाशाही में राज्य चलाते थे। तो उसके विरुद्ध, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, तो इससे भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिला और वो आई। और तीसरा था मार्क्सवाद का भय। मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, साम्यवाद, लेनिनवाद, ये सारे एक ही चीज है। इसका मतलब ये होता है कि मार्क्स एक आदमी था, कार्ल मार्क्स। इसने, वो था जर्मनी का, इंग्लैंड में वो जाके शरण ली उसने और वहाँ पर उसने अपनी किताब लिखी और उस किताब में उसका साथ दिया एंजल्स ने। तो मार्क्स एंड एंजल्स ने साम्यवाद, यानी कि मजदूरों एक हो जाओ, अब तुम लोग ही राज्य की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हो, इसलिए अपने अधिकारों के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, छुट्टियां, अपने कल्याण के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए आप राज्य पे दबाव डालो। तो ये जो कॉल जो लिया वो मार्क्सवाद ने अपनी किताब में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये चीज़ें लिखी हैं। तो उसके अंदर ये काम होने के कारण क्या हुआ कि राज्यों को पर भी दबाव पड़ा कि वाकई ये मजदूर इतना काम कर रहे थे, क्यों ना हम उनको अधिकार दें। लोकतंत्र का होता है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हुआ? लोकतंत्र, यानी कि चुनाव। इंग्लैंड में शुरू हुआ, अमेरिका में शुरू हुआ और सब जगह शुरू हो गया। चुनाव का मतलब यह है कि जनता अपने प्रतिनिधि भेजती थी, पहले छोटे स्तर पर, जैसे गांव, तो गांव के लोगों ने अपनी पंचायत चुन ली और अपने हिसाब से शासन चलाने लगे। तो उसके बाद में उनके जो प्रतिनिधि लोग ऊंची पद पे, ऊंचे लेवल पर आए, जिले के लेवल पर, या जो बाद में जिला स्तर। तो हम देखते हैं कि हर जगह पर चुनाव होना शुरू हो गया और राजा जो है उसने कम से कम काम करना शुरू कर दिया और तानाशाह ने अपना काम कम से कम कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा काम जनता के हाथ में दे दिया। कारण क्या है? जो जनता के प्रतिनिधि हैं चुन के आए हुए, उनको यह मालूम है कि जनता की क्या समस्या है। और इससे तानाशाहों को ये भी अच्छा मौका मिल गया कि उनके पास कोई नहीं आता था, वो जनप्रतिनिधि अपने के पास ही जाकर लोग बाग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो क्रांति का भी प्रयत्न कम हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ? लोकतंत्र का उदय हो गया और लोकतंत्र का उदय होने के बाद आखिरकार तानाशाही खत्म हो गई। निम्न वर्ग का उत्थान, यानी कि निम्न वर्ग तो कभी भी सत्ता का उपयोग कर ही नहीं पाया, उसके पास कोई चांस था भी नहीं और आया भी नहीं। इस कारण जब लोकतंत्र का उदय हो गया तो उसका सबसे बड़ा स्टेप ये हुआ कि जो निम्न वर्ग है, जो आज तक उपेक्षित था, उसको भी सबके बराबर अधिकार मिल गया। और वो आज की तारीख को हम देखते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी, उसमें बहुत गरीबों का
जनजातियों का और मार्जिनल जो लोग थे और जो इस प्रकार के लोगों को भी प्रशासन में, चुनाव में, लोकतंत्र में अपना पूरा योगदान देने का अवसर मिला, क्योंकि उनको बराबरी का वोट का अधिकार मिल गया। तो अब हम करते हैं परिभाषा कि लोक कल्याणकारी राज्य की क्या क्या परिभाषा है। तो हम इसके लेखक पहला है अब्राहम, उसने ये कहा कि वो राज्य जो आय का समान वितरण करता है वही राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। यानी कि जो टैक्स सरकार के पास आता है तो वो स्कूलों में, कॉलेजों में और जगह पर जहाँ नौकरियां देता है, सरकार नौकरी देती है, तो उसमें वो लगाता है जो पैसा, वो आय का समान वितरण करता है, वही लोक कल्याणकारी राज्य है। कहने के अनुसार नागरिकों को व्यापक सेवा, यानी कि जितने भी राज्य के नागरिक हैं उनको सारी सुविधा, हॉस्पिटल, शिक्षा, खेल, मनोरंजन की आदि में तो पूरी छूट दी जाए, सरकार पैसा लगाए, तो वही लोक कल्याणकारी है। गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज्य और जन कल्याण जो राज्य करता है वही राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। अन्यथा जब कोई आदमी उस राज्य को अपना नहीं माने तो उसको दिए हुए अधिकारों का भी मोल नहीं है, तो वो स्वराज्य को जब लोग माने कि हमारा राज्य है। ऑटम के अनुसार चुनाव और लोगों को दिए गए मूलभूत अधिकार ही ये डिटरमिन करते हैं कि ये लोक कल्याणकारी राज्य है अथवा नहीं। चुनाव का अधिकार नहीं है, जैसे चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनने का अधिकार है, तो बेसिकली वहाँ की तानाशाही है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है, तो वो एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य नहीं। फिर हम आते हैं पोल, जीवन स्तर को उठाने वाला जो राज्य है, जो जीवन स्तर को ऊंचा करता है, वही राज्य लोक कल्याणकारी है। जो जीवन स्तर को वही रखता है और उच्च लोगों का स्तर बढ़ता जाता है, तो वो राज्य लोक कल्याणकारी नहीं है। और हम आगे की जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसी लेक्चर का, वो अगली क्लास में